Welcome to Dronacharya IAS YouTube channel. This is our daily newspaper video. आज है 25 अक्टूबर और हम आज के द हिंदू न्यूज़पेपर के मस्ट रीड न्यूज़ आर्टिकल्स को ब्रीफली डिस्कस करेंगे. ये आर्टिकल्स हमारे यूपीएससी प्रिपरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हैं. सो लेट्स बिगिन विद इट. सो आज का हमारा पहला आर्टिकल कंप्लीट जस्टिस के बारे में है. वेल आप हेडलाइंस देखें यहाँ पे. इट सेज दैट सुप्रीम कोर्ट यूजेज रेयर पावर टू हेल्प अ मैन फाइटिंग फॉर पोस्टल जॉब्स फॉर 28 ईयर्स. देखें यहाँ पे हमें केस की डिटेलिंग में नहीं जाना, लेकिन हाँ एक ब्रीफ एक सेंट्रल आइडिया आपको पता होना चाहिए दैट देयर इज़ अ 50-year-old मैन और वो पिछले 30 सालों से, पिछली 3 डिकेड से उनका जो केस है वो कोर्ट में पेंडिंग है. दैट केस वॉज रिलेटेड टू द पोस्टल जॉब. 30 सालों से उनको जस्टिस नहीं मिला और अब फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, इस केस के अंदर कंप्लीट जस्टिस लेकर आने के लिए अपनी रेयर पावर्स का इस्तेमाल किया. सुप्रीम कोर्ट के पास कुछ रेयर पावर्स हैं, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स सुप्रीम कोर्ट को दी गई हैं ताकि वो कंप्लीट जस्टिस अचीव कर पाए. सो इसीलिए इस पूरे आर्टिकल का जो सेंट्रल आइडिया है जो हमें पता होना चाहिए, दैट इज़ व्हाट इज़ कंप्लीट जस्टिस. पहला सवाल मेरा आपसे ये है, क्या आपको लगता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं कंप्लीट जस्टिस टर्म मेंशन्ड है? ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं पीटी में, प्रीलिम्स में इस तरह के क्वेश्चंस अक्सर आ जाते हैं कि क्या ये टर्म हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है. सो डू यू थिंक हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कंप्लीट जस्टिस टर्म मेंशन्ड है? आंसर इज यस. अगर हम हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 142 देखें, आर्टिकल 142 इट गिव्स डिस्क्रिशनरी पावर्स टू सुप्रीम कोर्ट कि भाई कोई भी ऐसा केस, कोई भी ऐसा कॉज, कोई भी ऐसा मैटर जो कोर्ट के सामने पेंडिंग है, उस केस में जब सुप्रीम कोर्ट अपनी जुरिस्डिक्शन को एक्सरसाइज करती है, कंप्लीट जस्टिस अचीव करने के लिए सुप्रीम कोर्ट किसी भी डिक्री को, किसी भी ऑर्डर को सरपास कर सकती है इफ़ इट इंश्योर्स कंप्लीट जस्टिस. सो वही यहाँ पे हुआ. सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जो रेयर पावर जो आर्टिकल 142 सुप्रीम कोर्ट को देता है कि भाई आप अपनी डिस्क्रिशनरी पावर को यूज़ कीजिए ताकि किसी कॉज में, किसी मैटर में कंप्लीट जस्टिस अचीव हो पाए, वो सुप्रीम कोर्ट ने इस पर्टिकुलर केस में अपनी पावर को यूज़ किया. राइट? तो ये आपको पता होना चाहिए. आर्टिकल 142 बहुत इवॉल्व हुआ है. अर्ली ईयर्स में आर्टिकल 142 का इस्तेमाल काफ़ी हुआ जब हम डिप्राइव्ड सेक्शंस की बात करते हैं हमारी सोसाइटी में, ताकि उन्हें कंप्लीट जस्टिस मिल पाए. ऐसे बहुत से केसेस में सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 142 के तहत अपनी डिस्क्रिशन का इस्तेमाल किया है. और एक और इनफेमस केस ताजमहल से रिलेटेड, ताजमहल की क्लेंजिंग से रिलेटेड जो केस था, उसमें भी सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग आर्टिकल 142 के तहत अपनी रेयर पावर्स को यूज़ करते हुए ही आई थी. लेकिन आजकल के टाइम पे हम जुडिशियल ओवररीच की बातें सुनते हैं. देयर आर सो मेनी जजमेंट्स सुप्रीम कोर्ट्स में जहाँ पे अलग अलग एरियाज़ में सुप्रीम कोर्ट अपनी जजमेंट्स देता है. एंड बार बार एक चीज़ उठकर आती है, दैट इज़ द केसेस ऑफ जुडिशियल ओवररीच. बट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने खुद ही सुप्रीम कोर्ट को 142 के तहत ये पावर्स दी हैं कि कंप्लीट जस्टिस अचीव करने के लिए सुप्रीम कोर्ट अपनी पावर्स का इस्तेमाल कर सकता है. तो ये आइडिया आपको यहाँ से पता होना चाहिए. Moving ahead, our next article is about having QR code on the food labels. See, FSSAI ने ये recommendations दी हैं. FSSAI is Food Safety and Standards Authority of India. ये एक ऑटोनॉमस बॉडी है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर आती है, जिसका मेन एम है कि इंडिया में जो जितनी भी फूड आइटम्स हैं उन्हें लेकर एक साइंस बेस्ड स्टैंडर्ड्स इस्टेब्लिश किए जाएं और उनकी मैन्युफैक्चरिंग, स्टोरेज, डिस्ट्रीब्यूशन, सेल, इंपोर्ट, इन सबको रेगुलेट किया जाए. देखिए बेसिक मेन एम क्या है कि इंडिया में ह्यूमन कंजम्पशन के लिए जो फूड हम यूज़ कर रहे हैं वो सेफली अवेलेबल हो, वो सेफ़ हो सबके लिए. ठीक है. अब न्यूज़ क्या आई है कि FSSAI ने कहा है कि फूड प्रोडक्ट्स के पीछे जो लेबल्स लगते हैं उसमें QR कोड को इंक्लूड करना चाहिए. ये मूव इसलिए किया गया है कि
ऐसे कंज्यूमर्स, स्पेशली वो कंज्यूमर्स जो कि विजुअली इम्पेयर्ड हैं, विजुअली जो नहीं देख पाते क्लियरली, उनके लिए QR कोड्स हेल्प करेगा ये जानने के लिए कि इस फूड प्रोडक्ट के अंदर क्या क्या है। क्योंकि देखें, जो हमारी फूड लेबलिंग है, इसको लेकर एक रेगुलेशंस भी आई थी हमारे पास, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स लेबलिंग एंड डिस्प्ले रेगुलेशन 2020, जिसमें ये आउटलाइन किया गया था कि जो फूड प्रोडक्ट्स हैं उसके लेबल में कुछ इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, जैसे कि प्रोडक्ट का नाम क्या है, शेल्फ लाइफ कितनी है, न्यूट्रिशनल फैक्ट्स क्या है। अच्छा, आपने देखा होगा रेड डॉट एंड ग्रीन डॉट, ये लोगोज हैं। अगर ग्रीन डॉट है तो मतलब वेजिटेरियन इंग्रेडिएंट्स हैं सारे, और अगर रेड डॉट है तो मतलब नॉन वेजिटेरियन है, राइट। अच्छा, इसके अलावा सारी इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट होनी चाहिए। एलर्जन वार्निंग्स होनी चाहिए कि जो इंग्रेडिएंट्स हैं इनमें से कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स से एलर्जी हो सकती है, उसकी वार्निंग होनी चाहिए। तो कुछ इस तरह के प्रोडक्ट स्पेसिफिक लेबलिंग रिक्वायरमेंट्स हैं। इस इन्फॉर्मेशन का मेन एम ये है कि वो कंज्यूमर जो फूड प्रोडक्ट को बाय कर रहा है वो इसे देखकर एक इन्फॉर्म्ड चॉइस ले सके, उसे पता हो कि वो जो खरीद रहे हैं उसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट है। ठीक है, अब फिर हमारे पास देयर इज़ राइट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016, जो कि ये रिकग्नाइज करता है कि कोई भी ऐसा इंडिविजुअल जिसमें डिसेबिलिटीज़ हैं, दे हैव स्पेशल राइट्स एंड नीड्स, ताकि जो भी उनकी हेल्थ को लेकर स्पेशली उनकी एक्सेसिबिलिटी इन्हांस हो सके। दे शुड बी प्रमोशन ऑफ हेल्थ अमंग द पीपल विद डिसेबिलिटी। तो उन्हें हेल्प करने के लिए फसाई ने अब ये कहा है कि जो फूड लेबल्स होंगे इनके ऊपर क्विक रिस्पॉन्स कोड होना चाहिए। दिस इज़ बेसिकली द इंक्लूसिव एक्सेस टू इंफॉर्मेशन, जो कि एक तरह का हमारा फंडामेंटल राइट है। इट इज़ accessible टू ऑल द कंज्यूमर्स। विजुअल डिसेबिलिटी के साथ भी अब वो QR कोड की मदद से क्या इंग्रेडिएंट्स हैं वो सभी इंफॉर्मेशन जान पाएंगे, एंड दे विल हैव दिस देयर एक्सेस टू द सेफ फूड ऑल्सो। मूविंग अहेड, हमारा नेक्स्ट आर्टिकल क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन एक्ट 2022 के बारे में है। देखिए, हमारे पास 1920 से एक कॉलोनियल एरा से एक लॉ चल रहा था विच वाज आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रिजनर्स एक्ट 1920, ठीक है, जो कि पुलिस ऑफिसर्स को ये ऑथराइज करता था कि जो भी कन्विक्टेड, अरेस्टेड या फिर ऐसे लोग हैं जो फिर क्रिमिनल केसेस के अंदर जिनका ट्रायल चल रहा है, उन सब की जो पुलिस ऑफिसर्स हैं वो मेजरमेंट्स ले सकते हैं। ठीक है, तो पहले ये 1920 का एक्ट था, आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रिजनर्स एक्ट, लेकिन फिर 2022 में पार्लियामेंट ने क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन एक्ट पास किया। ये बेसिकली लीगली सैंक्शन करता है पुलिस को कि वो जो कॉन्विक्ट्स हैं एंड इवन दोज हु हैव एक्यूज्ड ऑफ क्राइम्स, उनके फिजिकल और बायोलॉजिकल सैंपल्स ले सकते हैं। ठीक है, वैसे भी अगर हम CRPC देखें तो CRPC पुलिस को अलाउ करता है टू कलेक्ट डाटा। अब कैसा डाटा लिया जा सकता है? फिंगर इम्प्रेशंस लिए जा सकते हैं, पाम प्रिंट इम्प्रेशन लिया जा सकते हैं, फुट प्रिंट इम्प्रेशन, फोटोग्राफ, अच्छा आइरिस और रेटिना स्कैन किया जा सकता है, फिजिकल और बायोलॉजिकल सैम्पल्स को लिया जा सकता है, उनके बिहेवियरल एट्रीब्यूट्स मतलब साइन कैसे करते हैं, हैंड राइटिंग कैसी है, इन सभी डाटास को वो कलेक्ट कर सकते हैं, राइट। एंड अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट हमारे पास जो NCRB है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो, वो इस पूरे डाटा को स्टोर करेगी, प्रिजर्व करेगी और बाकी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ के अंदर इसे शेयर भी करेगी। अच्छा, इसमें एक और चीज़ है कि जो रिकॉर्ड्स हैं, जो डाटा कलेक्ट किया गया है, इसे 75 ईयर्स के टाइम पीरियड तक स्टोर किया जाएगा। ठीक है, इसमें क्या है कि दोज पीपल हु आर इन्वॉल्व विद क्राइम, उन्हें एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन यहाँ पे दी जाएगी, यूनिक ID उन्हें मिलेगी, जो कि बेसिकली इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज को हेल्प करती है टू सॉल्व द केसेस। ठीक है जी, ये बात हमें समझ में आ गई। तो यहाँ पे अब न्यूज़ क्या है? न्यूज़ ये है कि सेंटर अब DNA और फेस मैचिंग सिस्टम्स अलग अलग पुलिस स्टेशंस के अंदर इंस्टॉल करने वाली है। नाउ दिस इज़ द न्यूज़, फेस मैचिंग और DNA का एनालिसिस करने के लिए। अब ये कहाँ से आ रहा है? दिस इज़ कमिंग आउट ऑफ द क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन एक्ट, जिससे कि अब जो कॉन्विक्ट्स हैं जिनको उनका डाटा कलेक्ट किया जा सकता है, उनका DNA सैंपल लिया जा सकता है, फेस मैचिंग प्रोसीजर किया जा सकता है, राइट। तो ये हमारे पास एक लेटेस्ट अपडेट आया है व्हेन इट कम्स टू क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन एक्ट। मूविंग अहेड, हमारा अगला आर्टिकल साइंस एंड टेक पर्सपेक्टिव से बड़ा इंपॉर्टेंट है। हम अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो आप देखें कि
हम ऑलमोस्ट एक या दिन आधा छोड़ के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर ही रहे हैं, बिकॉज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज़ एन इमर्जिंग न्यू टेक्नोलॉजी, राइट। और इसकी एप्लीकेशंस हम देख रहे हैं कि हर जगह हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अप्लाई कर सकते हैं, बी इट योर हेल्थ सेक्टर, बी इट योर टेक एरिया। और अब यहाँ पे बात हो रही है इस पर्टिकुलर आर्टिकल में कि ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, साथ ही में 3D प्रिंटिंग जैसी टेक्नोलॉजीज़, रोबोटिक्स, इनको यूज़ करके हम कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। So this artificial intelligence is showing us the contribution. What role can artificial intelligence play when it comes to construction industry? देखिए, construction industry is one of the oldest and largest industries in the world. And yes, इस टेक्नोलॉजी को यूज़ करके जो आज के टाइम पे जो चैलेंजेस कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज फेस कर रही हैं, उन्हें हम ओवरकम कर सकते हैं। ग्लोबल जीडीपी में कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का कंट्रीब्यूशन 13% है। और अगर हम इसे न्यू टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करते हैं, इट इज़ एक्सपेक्टेड कि आगे आने वाले टाइम में ये अगर हमारे पास 11% का एनुअल ग्रोथ रेट शो कर सकता है। प्लस इसमें इस आर्टिकल में ये भी शो किया है कि हमारे पास देयर आर सो मेनी फैक्टर्स जो कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का ग्रोथ जो कि ड्राइव कर रहे हैं। जैसे कि देखो, आज के टाइम पे बहुत सारे गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स जैसे आ रहे हैं, इंटरेस्ट रेट लोअर डाउन हो रहा है, अच्छा डिमांड जनरेट हो चुकी है फॉर रिन्यूएबल एनर्जी, देन पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स बहुत बढ़ चुकी हैं, न्यू एज टेक्नोलॉजी आ चुकी है, जिसकी वजह से कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री जो है वो ग्रो कर रही है। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ करके इट इज़ एक्सपेक्टेड कि इस इंडस्ट्री की जो प्रोडक्टिविटी है वो 1% to 1.5% एनुअली हम इंक्रीज़ कर सकते हैं। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में परसिस्टेंटली लेबर्स की शॉर्टेज रहती है। अच्छा, हम ये भी देख रहे हैं कि जैसे हमने इंडियन डेमोग्राफी की भी बात की थी लास्ट वीक कि एजिंग हो रही है, जो वर्किंग फोर्स है वो थोड़ी बुढ़ी हो रही है, यंगर फोर्सेस कम आ रहे हैं, प्लस दे आर फ्यूअर स्किल्ड लेबरर्स ऑल्सो। अच्छा, अगर ज़्यादा लेबर्स यूज़ करते हैं तो कॉस्ट ओवररन्स हो जाते हैं, कभी कभार प्रोजेक्ट डिलेज हो जाते हैं, ठीक है। ऐसे केस में अगर हम रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, 3D प्रिंटिंग, इस तरह के टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं, इट विल हेल्प टू मिटिगेट दीज काइंड ऑफ इश्यूज़, जिससे कि जो प्रोडक्टिविटी है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो सकती है। तो ये एक आप कह लीजिए कि एक आर्म है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस राइट नाउ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, तो उसमें आप ये भी ऐड कर सकते हैं कि किस तरह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को भी के अंदर भी ग्रोथ को इंक्रीज़ कर सकती है। लास्टली हमारे पास भूटान और चाइना, जो कि एक दूसरे को बॉर्डर करते हैं, नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, ये आपस में बॉर्डर टॉक्स इनके बीच में चल रही हैं। देखिए, मोस्ट ऑफ द कंट्रीज़ इन द वर्ल्ड दे आर हैविंग बॉर्डर डिस्प्यूट्स। अभी हम रिसेंटली इज़राइल गाज़ा वॉर जो देख रहे हैं, वहाँ पे भी आप बॉर्डर की बात ले लीजिए, राइट। और हमने इंडिया पाकिस्तान का भी देख लिया है। वी हैव सो मैनी डिफरेंट एग्जाम्पल्स। अब अभी क्या है, चाइना और भूटान के बीच में भी कुछ डिस्प्यूटेड एरियाज़ रहे हैं, जिसे लेकर भूटान और चाइना बाउंड्री टॉक्स करता है। एंड दे सेड दैट बोथ द कंट्रीज़ दे वांट कि वो बहुत जल्दी अपनी जो बाउंड्रीज़ हैं उन्हें डिमार्केट करते हुए एक प्रॉपर डील लेकर आएँ, राइट। एंड इसी चीज़ को लेते हुए दोनों कंट्रीज़ ने आपस में एक कोऑपरेशन एग्रीमेंट साइन किया है, जिसके अंदर एक जॉइंट टेक्निकल टीम जो है वो काम करेगी ऑन डीलिमिटेशन एंड डिमार्केशन ऑफ द भूटान एंड चाइना बाउंड्री। वेल, हमारे लिए ये इम्पॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि भूटान हमारा भी नेबरिंग कंट्री है, और एक तरफ इसके सिक्किम है, दूसरी तरफ अरुणाचल प्रदेश है, राइट। हमारा इंडिया का जो चिकन नेक कॉरिडोर है वो यहाँ से पास करता है। तो चाइना और भूटान के बीच में बाउंड्री टॉक्स अगर हो रही है, इट ऑटोमेटिकली बिकम्स इम्पॉर्टेंट फॉर इंडिया। स्पेशली हम ढोकलाम इशू पहले देख चुके हैं, राइट। तो इस टॉपिक को आप बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे इन आवर वीकली करंट अफेयर क्लासेस। आप अनुराग सर के साथ ये इंटरनेशनल इशू को काफ़ी इसके बिल्कुल फंडामेंटल लेवल तक जाके आप इसे कवर कर पाएंगे।
तो इस वीडियो के लिए मैं आपको एक ब्रीफ आइडिया यही देना चाहती थी कि दोनों ही कंट्रीज़ के बीच में बाउंड्री डिमार्केशन को लेकर राउंड हमारे पास बाउंड्री टॉक्स हुई हैं, जिसमें उन्होंने एक्सप्रेस किया है कि वो बाउंड्रीज़ को डिलिमिट करेंगे और क्लियर करेंगे। देखिए, कंट्रीज़ के बीच में बाउंड्रीज़ को लेकर ही डिस्प्यूट होता है, और अगर यही बाउंड्री डिस्प्यूट अगर सॉल्व हो जाए, नेगोशिएशंस हो जाएं, तो इससे बहुत अच्छे डिप्लोमेटिक रिलेशंस जो हैं वो इस्टेब्लिश हो सकते हैं, जिससे कि लॉन्ग टर्म और फंडामेंटली दोनों ही कंट्रीज़ को इससे इंटरेस्ट इसका रहता है, राइट। सो फॉलो दिस अप इन योर वीकली करंट अफेयर डिटेल्ड क्लास, एंड दैट इज़ ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू ऑल इन माई नेक्स्ट वन। थैंक यू।